सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो फिजा में कुछ सूंघ रही थी। मैंने पूछा, क्या दुश्मन सांप की बू आ रही है? वो बोली, नहीं, मुझे इंसानों का खून पीने और इंसानों का गोश्त खाने वाले आदमखोर दरख्तों की बू आ रही है। हमें इधर से हटकर दूसरे रास्ते से चलना होगा। वहां से हमने रास्ता तब्दील कर लिया। उस दुबली पतली पुरस्रार लड़की का दम बड़ा गनीमत था, वरना अगर मैं अकेला होता तो आदमखोर दरख्तों की खुराक बन जाता। कावेरी ने मुझे पहले भी उन दरख्तों के बारे में बताया था। वो फिर बताने लगी, हम संथावली की पहाड़ियों में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ जंगल में आदमखोर दरख्तों की बहुतात है। मैंने कहा, जब आदमखोर दरख्त की शाखें इंसान को पकड़कर उठाती हैं, तो क्या आदमी अपने आप को छुड़ा नहीं लेता? आदमी में तो बड़ी ताकत होती है, दरख्त की शाखें उसके सामने क्या चीज हैं? कावेरी कहने लगी, भगवान ने उन दरख्तों को अपनी खुराक हासिल करने के वास्ते अजीबो गरीब शक्ति दे रखी है। उनकी शाखों पर छोटे छोटे बेशुमार कांटे होते हैं। जब ये शाखें नीचे से गुजरने वाले किसी इंसान को उठाती हैं, तो ये कांटे फौरन इंसान के बदन में चुभ जाते हैं और उन कांटों से ऐसा जहर निकलकर इंसान के खून में शामिल होता है जिससे इंसान नीम बेहोश हो जाता है और उसकी ताकत खत्म हो जाती है। मैंने कहा, फिर भी एक ताकतवर जवान आदमी उन शाखों को तोड़ फोड़ कर अपना आप तो छुड़वा सकता है। कावेरी बोली, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक कोई ताकतवर से ताकतवर आदमी भी उन दरख्तों की शाखों में फंसने के बाद जिंदा नहीं बच सका। मैं तुम्हें उन दरख्तों की निशानियां बता दूंगी, ताकि अगर तुम्हें इन जंगलों में से अकेला गुजरना पड़े तो तुम उनका शिकार ना बन सको। हमारे रास्ते में बकौल कावेरी के कोई आदमखोर दरख्त नहीं आया था। एक छोटी सी नदी जरूर आई, जिसके किनारे पर जरा ऊंचाई पर किसी इमारत का धुंधला सा खाका अंधेरे में नजर आ रहा था। कावेरी ने उस तरफ इशारा करके कहा, हम यहाँ बाकी की तमाम रात गुजारेंगे। दिन निकलने के बाद आगे रवाना होंगे। मैंने उससे कहा कि उसका दुश्मन सांप उसके ताक़ुब में होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। वो ऊंचे टिब्बे की तरफ बढ़ती हुई बोली, मुझे 3 मील दूर से दुश्मन सांप की बू आ जाएगी, और अगर मैं सो रही होंगी तो ये बू मुझे उठा देगी, तुम फिक्र ना करो। टिब्बे पर ऊपर जाने के लिए टूटी फूटी सीढ़ियां बनी हुई थीं। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो बोली, ये किसी जमाने में इस इलाके की राजा की आधी बासी रानी की मड़ी हुआ करती थी। अब तो ये वीरान है। मैंने उससे पूछा, आधी बासी रानी से क्या मतलब? उसने कहा कि भात के इन जंगलों में से जो जंगली लोग आबाद हैं, उनको आधी बासी कहते हैं। कहते हैं कि एक रोज राजा शिकार खेलने जंगल में गया तो उसे एक आधी बासी लड़की मिली जो बेहद खूबसूरत थी। राजा ने उससे शादी कर ली और अपने महल में ले गया। जब ये रानी मर गई तो राजा ने जंगल में इस नदी के किनारे टीले पर उसकी मड़ी बना दी। रानी को इसी जगह जलाया गया था और उसकी हड्डियां भी इसी मड़ी के अंदर दफन हैं। मगर वक्त गुजरने के साथ ना राजा रहा, ना उसकी आधी बासी रानी की मड़ी रही। अब यहाँ सिर्फ उसका निशान ही बाकी है। जंगली लोग भी इधर आते हुए डरते हैं, कहते हैं कि यहाँ रात को रानी की बदरू फिरती है। ये सुनकर मुझे भी थोड़ा सा डर लगा। आखिर मैं भी इंसान था और बदरूहों भूतों से डरना इंसानों की खसलत में है। कावेरी टिब्बे के ऊपर मड़ी के खंडर के करीब आकर रुक गई। मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? फिक्र ना करो, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई बदरू तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। सामने रात की तारीकी में एक चार दीवारी सी नजर आई, जिसकी एक दीवार गिर गई थी। हम उस दीवार में से गुजरकर सहन में आ गए। सहन छोटा था और उसके दरमियान एक चबूतरे पर छतरी सी बनी हुई थी। कावेरी ने उस तरफ इशारा करके कहा, यह आदिवासी रानी की मड़ी है। यहाँ उसे चिता में लिटाकर जलाया गया था और इसी जगह उसकी मड़ी बना दी गई थी। सामने एक चौबारा था, जीना ऊपर जाता था। कावेरी आगे आगे चल रही थी। 10-12 सीढ़ियां चढ़कर हम एक गैलरी नुमा शय नशी में उतर गए, जिसके नीचे हाल कमरे का फर्श था। कावेरी कहने लगी, हम इस शय नशीन में आराम करेंगे। मैं इस तरफ पड़कर सो जाती हूँ, तुम दूसरी तरफ लेट जाओ। हम सारी रात चलते रहे हैं, हमें आराम की सख्त जरूरत है, वरना कल का दिन हम सफर नहीं कर सकेंगे।
मैं जरा ऊपर परे हटकर शयनशीन के सख्त फर्श पर लेट गया। कावरी भी शयनशीन की संगी जालियों की तरफ मुंह करके लेट गई। मुझे थकावट काफी हो रही थी, मगर नींद का कहीं नामो निशान तक नहीं था। इसकी वजह शायद ये थी कि रानी की बदरू का ख्याल मेरे दिमाग में घुस गया था, और मुझे यूं लग रहा था कि अगर मेरी आंख लग गई तो आधी बासी की रानी की बदरू आकर मेरी गर्दन दबा देगी। ठीक है कि मैं कमांडो था, दलेर था, बेखौफ था, मगर यकीन करें कि इस किस्म की आसेबी बातों से मुझे बचपन में भी बड़ा डर लगा करता था। शायद कावेरी भी जाग रही थी। मुझे उसके एक दो बार गहरे सांस भरने की आवाज आई थी, मगर मैंने उसे बुलाना मुनासिब ख्याल ना किया। बाहर जंगल में चारों तरफ सन्नाटा तारी था। मेरा ख्याल है कि रात के 3 बजे का वक्त होगा। मुझे ये ख्याल भी परेशान कर रहा था कि हो सकता है कि कावेरी सो जाए और सोते में उसे दुश्मन सांप की बू ना आए, और सांप यहाँ आकर उसके साथ मुझे भी डस ले। मैं चाहता था कि जागता रहूं, और अगर सांप वहां आए तो उसे फौरन हलाक कर डालूं। मैंने लेटे लेटे जर्सी की जेब में से रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में ले लिया। दीवार के पुराने तर्ज के रोशनदान के शिगाफों में से रात के पिछले पहर के नीले उजाले का हल्का हल्का नूर छलकने लगा था। मैंने कावरी को यह भी नहीं बताया था कि मेरे पास रिवॉल्वर भी है। उसके साथ फिर मुझे उसे यह भी बताना पड़ता कि मैंने इंटेलिजेंस के 2 आदमियों की गर्दनें तोड़ी थी। जब तक उसे खुद मालूम नहीं हो जाता कि मेरे पास रिवॉल्वर है, मैं ये बात उससे पोशीदा ही रखना चाहता था। मेरा ख्याल है कि हमें लेटे मुश्किल से 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक जंगल की रात की खामोश फिजा घोड़ों की टापों से गूंज उठी। मैं अभी उठ ही रहा था कि ऐसे लगा जैसे 6-7 घोड़े नीचे खंडर के बड़े कमरे में से किसी तरफ से आन दाखिल हुए हैं। कावेरी भी उठकर बैठ गई, कहने लगी, ये आवाज कैसी थी? मैंने आहिस्ता से कहा, नीचे हाल कमरे में कुछ घुड़सवार आए हैं। हमने पत्थर की जालियों में से नीचे झांक कर देखा। अब नीचे से आदमियों की ऊंची ऊंची बोलने और कहकहे लगाने और घोड़ों के बिदकने की आवाजें आने लगी थी। अंधेरे में हमें आदमियों और घोड़ों के खाके दिखाई दिए। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, अबे ओ हरिदास, लालटेन रोशन कर और दारू की बोतलें खोल दे। बारी बारी 3 लालटेनें रोशन हो गईं। उनकी रोशनी में हमने रंग बिरंगी पगड़ियों और तंग पाजामों वाले 6-7 आदमियों को देखा, जो घोड़ों को एक तरफ बांध रहे थे। दरमियान में एक जगह चारपाई डाल दी गई थी, जिस पर एक फूली हुई मूछों वाला काला भजंग आदमी टांग पर टांग रख कर नीम दराज था, और एक मुलाजिम उसके कांधे दबा रहा था। बाकी के आदमी भी उसके सामने जमीन पर बैठ गए। शराब की बोतलें खुल गईं। उनके पास लंबी लंबी बंदूकें थीं। हम ये सारा मंजर गैलरी में पत्थर की जालियों के साथ लगे देख रहे थे। कावेरी ने सरगोशी में कहा, ये लोग डाकू हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इन लोगों ने हमें देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम पीछे को खिसके तो मेरा पांव एक पत्थर पर आ गया। पत्थर लुढ़का तो आवाज पैदा हुई। नीचे से किसी ने करख्त आवाज में कहा, क्यों बे, ऊपर कौन है? अरे हरिया, जाकर पता कर बे। ऊपर रानी की बदरू हो तो उसे पकड़कर नीचे ले आ। आज उसके हाथ से भी दारू पिएंगे। इसके साथ ही मुझे 3-4 आदमियों के दौड़कर गैलरी वाली सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई दी। कावेरी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे कर दिया और सरगोशी में कहा, खबरदार, यहां से ना हिलना। छुप कर बैठे रहो, आवाज तक ना निकालना। मैं उनको संभाल लूंगी। ये कहकर वो खुद ही सीढ़ियों की तरफ गई। डाकू अभी आधी सीढ़ियों में थे कि कावेरी ने उनके सामने जाकर कहा, तुम ऊपर आने का कष्ट क्यों उठाते हो? मैं खुद तुम्हारे पास आ गई हूँ। चलो, मुझे सरदार के पास ले चलो। मैं गैलरी में ही एक तरफ छुप कर बैठ गया। मुझे नीचे सीढ़ियों में डाकुओं के कहकहों की आवाज सुनाई दी। उनमें से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे धनिया, अरे रानी की बदरू ऐसी होती है रे। अरे इसे ले चलो सरदार के पास। मैंने बैठे बैठे पत्थर की जाली में से नीचे झांक कर देखा। लालटेन की रोशनी में तीनों डाकू कावरी को पकड़े अंदर दाखिल हुए। सरदार उठकर बैठ गया। एक डाकू बोला, सरदार, रानी की बदरू जौन बदल कर आ गई है। डाकुओं के सरदार ने कावेरी को देखकर कहा, अरे वाह वाह रे धनिया, अरे वाह रे प्रिया, अरे इस रानी को हमारे पास तो लाओ। डाकुओं ने कावेरी को धक्का देकर सरदार की आगोश में गिरा दिया। सरदार ने कावेरी को अपने बाजुओं में ले लिया। रानी भाई, आज तो धनराज डाकू के दरबार में आई है तू। पहले हमें दारू पिला। अरे हरिया, इसे बोतल दे दे। मैंने रिवॉल्वर पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली थी,
मगर सवाल ये पैदा होता था कि मैं ऊपर गैलरी के मोर्चे में से कितने डाकुओं को मार सकता था, और फिर कावेरी उनके कब्जे में थी। वो आसानी से उसे हलाक कर सकते थे। उसके अलावा इन सारे डाकुओं के पास बंदूकें थीं। वो मुझे घेरे में लेकर बेबस कर सकते थे। मैंने देखा कि कावरी ने हाथ ऊंचा करके सरदार से कहा, सरदार, क्या तू धनराज डाकू है? सरदार ने हंसकर कहा, अरे मैं तो तुम्हें क्या आदिवासी लगता हूँ? ये बता कि तू रानी की बदरू है या कोई और है? कावेरी ने कहा, सरदार, मैं रानी की बदरू नहीं हूँ, आदिवासी मछेरे की बेटी हूँ। जंगल में लकड़ियां चुनने आई थी, रास्ते में रात हो गई, शेर या बाघ के डर से इस मड़ी में लेट गई कि रात गुजर जाए तो घर वापस जाऊंगी। सब डाकू कह कहे लगाकर हंस पड़े। सरदार ने कहा, अरे आज तू हमारी रानी है, चल पहले शराब पिला, उसके बाद तुझसे दो दो बातें होंगी। कावेरी कमाल जुरत और खुद एतमादी का मुजाहरा कर रही थी। कहने लगी, सरदार, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी धनराज डाकू के दर्शन हो। मेरे धन भाग के तुम्हारे दर्शन हो गए। मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से शराब पिलाऊंगी। कावेरी ने एक डाकू के हाथ से बोतल ले ली, फिर एक गिलास में शराब डालकर सरदार को दी। सरदार ने मुस्कुराते हुए गिलास ले लिया और बोला, अरे वाह री रानी, तूने तो कमाल कर दिया। सब डाकू बोले, हमें भी अपने हाथ से शराब दो, हम भी रानी के हाथ से शराब पियेंगे। और कावेरी सब के गिलासों में शराब डालने लगी। कावेरी सब डाकुओं को गिलासों में शराब डाल डाल कर पिला रही थी। डाकू झूम रहे थे, कह कहे लगा रहे थे। सरदार ने कावेरी को बाजुओं से पकड़कर खींच लिया और बोला, अरे रानी, तू भी पी, ये ले। कावेरी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सरदार, मैं दारू नहीं पीती। सरदार ने गुस्से के साथ कहा, नहीं पीती तो धनराज के साथ आज तू भी पिएगी, देखता हूं कैसे नहीं पीती। कावेरी फौरन राजी हो गई, कहने लगी, अच्छा सरदार, मैं भी दारू पीती हूँ, मगर तुम्हारी खातिर सिर्फ एक घूंट पीऊंगी। सरदार ने बुलंद कह कहा लगाया, अरे एक घूंट ही सही, ये ले पी जा। मैं कावेरी को मुसलसल देख रहा था। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। वहां ऐसी भी सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी कि फायर करने की नौबत आ जाती। सरदार ने अपना गिलास कावेरी की तरफ बढ़ाया। कावेरी ने शराब का गिलास अपने होठों के साथ एक दो सेकंड तक लगाए रखा, फिर गिलास सरदार को वापस कर दिया। तमाम डाकू खुशी से उछल पड़े और एक साथ नारा लगाकर बोले, रानी हमें भी अपनी जूठी शराब पिलाएगी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि कावेरी ने कोई एतराज किया और ना ही कुछ बोली। मैं तुम सबको अपनी जूठी शराब पिलाऊंगी। डाकुओं ने अपने अपने गिलास बुलंद किए। कावेरी बोतल लेकर हर एक डाकू के पास जाती, गिलास में शराब डालती, गिलास को अपने होठों के साथ लगाकर ऊपर को उठाती, जैसे शराब का घूंट भर रही हो, और गिलास डाकू को वापस कर देती। डाकू फौरन शराब पी जाता। सरदार को उसने दूसरी बार भी अपनी झूठी शराब पिलाई। सरदार ने नारा लगाया, रानी हमें डांस करके दिखाओ। मैंने देखा कि कावेरी ने फौरन सरदार का हुक्म मान लिया और आहिस्ता आहिस्ता रक्स करने लगी। वो सांप का रक्स कर रही थी, जिस तरह बीन की आवाज पर सांप झूमता है। कावेरी उसी तरह अपने जिस्म को लहरा रही थी। सरदार और डाकू तो खुशी से उछल उछल कर दाद देने लगे। अब अचानक ऐसा हुआ कि पहले एक डाकू मदहोश होकर जहां बैठा था वहीं ढेर हो गया। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा डाकू ढेर हो गया। सरदार ने चीख कर कहा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी धुत कैसे हो गए? सरदार अपने साथियों को गालियां देने लगा। कावेरी ने रक्स करना बंद कर दिया था। वो सरदार की तरफ गौर से देख रही थी। सरदार ने गिलास बुलंद करते हुए कहा, अरे मेरी तरफ क्या देख रही है, ला इसमें और शराब डाल। इसके साथ ही सरदार के हाथ से गिलास छूट कर गिर पड़ा और वो भी चारपाई पर ढेर हो गया। मैं यही समझा कि उन लोगों को शराब का नशा चढ़ गया है। जब सारे डाकू सरदार समेत नशे में बेसुध हो गए तो कावेरी दौड़कर हाल कमरे से निकल गई और सीढ़ियां चढ़कर मेरे पास आकर बोली, करमदाद, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने उठते हुए कहा, ये इतनी जल्दी कैसे नशे में धुत हो गए? वो बोली, उन्हें मैंने बेहोश किया है, ज्यादा से ज्यादा एक घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा। मैंने पूछा, तुमने बेहोश किया है? हाँ, कावेरी सीढ़ियां उतरते हुए बोली। उस वक्त पौ फट रही थी। आसमान पर सुबह काजिब का नीला उजाला फैलने लगा था। बाहर आकर वो मड़ी के सहन की तरफ मुड़ गई, कहने लगी, हम आगे घोड़ों पर सफर करेंगे। सहन में डाकुओं के 6-7 घोड़े बंधे हुए थे। कावेरी ने 2 घोड़े बंधे रहने दिए, बाकी सारे घोड़े खोलकर
उन्हें मड़ी के सहन से बाहर भगा दिया। घोड़े सहन से निकलते ही जंगल में एक तरफ दौड़ पड़े। कावेरी एक घोड़े पर और मैं दूसरे घोड़े पर सवार हो गया और हम जंगल में दाखिल हो गए। रास्ते में मैंने कावेरी से पूछा, तुमने उन डाकुओं को बेहोश कैसे किया था? कहने लगी, इस जंगल से निकलने के बाद बताऊंगी। हमारे घोड़े कदम कदम नहीं बल्कि बड़ी तेजी से चल रहे थे, जिसकी वजह से रास्ता जल्दी तय हो रहा था। जंगल में सुबह की सफेदी फैल रही थी। हम जंगल के जिस इलाके से गुजर रहे थे वहां इतने गुंजान दरख्त नहीं थे। आगे जाकर कावेरी ने अपने घोड़े को एक टीले की तरफ मोड़ लिया। मेरा घोड़ा उसके पीछे चल रहा था। हम इस तरह घोड़ों पर सफर करते छोटे छोटे कई टीलों में से गुजरे। एक जगह खुली वादी आ गई। यह सारा इलाका जंगल का था और कहीं कोई आबादी नहीं थी। कहीं कहीं जंगली लोगों की दो चार झोंपड़ियां दूर से नजर आ जाती थीं। सूरज काफी ऊपर आ गया था। हमें सफर करते काफी वक्त गुजर गया था। रास्ते में दो तीन नदियां भी हमने घोड़ों पर बैठे बैठे अबूर की थी। एक नदी आई तो कावेरी ने उसके किनारे के साथ घोड़ा डाल दिया। नदी कोई 6-7 मील आगे जाकर दाएं जानिब जंगल में मुड़ गई। कावेरी ने घोड़ा रोक लिया। मैंने भी घोड़े की बाग खींच ली। वो कहने लगी, यहाँ से संथावली का जंगल शुरू हो जाता है। अगर हम पैदल सफर करते तो हम शाम को संथावली मुठ पहुंचते, लेकिन घोड़ों पर सफर करने की वजह से अब हम शाम होने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें आगे बहुत होशियार रहने की जरूरत होगी, क्योंकि संथावली मुठ के पहरेदार सांप आसपास के जंगल में फिर रहे होंगे। उसके बाद कावेरी ने मुंह पीछे की तरफ करके दो तीन गहरे सांस लिए और मुस्कुरा कर कहने लगी, जड़ी बूटियों के खास अर्क की वजह से मेरा दुश्मन सांप लगता है भटक गया। उसे अभी तक मेरा सुराग नहीं मिल सका। मुझे उसकी बू नहीं आ रही। कम से कम 3-4 मील पीछे वो नहीं है। मैंने कहा, संथावली मुठ के पहरेदार सांपों से किस तरह बचेंगे? वो तो हमारे घोड़ों पर भी हमला कर देंगे। कावेरी कहने लगी, हम पहरेदारों की सरहद शुरू होने से पहले घोड़े छोड़ देंगे और वहां से एक खुफिया रास्ते से संथावली मुठ की तरफ जाएंगे। हम नदी के साथ ही घने जंगल में दाखिल हो गए। अब हमारे घोड़े कदम कदम चल रहे थे। दरख्तों की शाखें जहां नीचे झुकी हुई होती, वहां हमें झुक कर निकलना पड़ता था। ये काफी घना जंगल था। मुझे प्यास भी लग रही थी और भूख भी महसूस हो रही थी। मैंने कावेरी से कहा, कावेरी, क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती? वो बोली, क्यों नहीं लगती, फिक्र ना करो। आगे जंगली फलों का एक जखीरा आता है, हम वहां कुछ खा पी भी लेंगे और आराम भी कर लेंगे। जंगली फलों का यह जखीरा 1 घंटा जंगल में सफर करने के बाद आया। हम घोड़ों से उतर गए। यहाँ केलों और जंगली बेरों के बेशुमार दरख्त थे। कावेरी नदी से जरा हटकर घास पर बैठ गई। घोड़ों को हमने खुला छोड़ दिया था ताकि वो भी घास और नदी के पानी से पेट भर लें। मैं कुछ बेर और जंगली केलों का एक गुच्छा तोड़ कर ले आया। हम दोनों केले और बेर खाने लगे। मैंने कावेरी से पूछा, अब मुझे बताओ कावेरी कि तुमने डाकुओं को बेहोश कैसे किया था? वो कहने लगी, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरा जन्म सपेरों के घर में हुआ था। मेरे माता पिता सपेरे और सपेरन थे। वो जब स्वर्गवास हो गए तो मुझे एक नाग मंदिर के पुजारी ने पाल पोस कर बड़ा किया। शुरू से ही सांपों के साथ मेरी बड़ी दोस्ती रही है। कई बार सांपों ने मुझे काटा, मगर पुजारी जी ने दवाई पिलाकर मुझे अच्छा कर दिया। मैं जवान हुई तो एक नाग मंदिर की नाग दासी बना दी गई। वहां महीने में एक बार नाग अत्सु यानी नाग मेला लगता था, जिसमें हर नाग दासी को सांप से डसवाया जाता था। मगर डसवाने से पहले हमें एक खास किस्म की दवाई पिला दी जाती थी, जिससे हम पर जहर का पूरा असर नहीं होता था। हर माह सांप से डसवाने के बाद मेरे जिस्म में सांप के जहर का थोड़ा बहुत असर आ गया है। अब ऐसा होता है कि जब मैं चाहूं अपने जिस्म के जहर को अपनी जबान पर ले आती हूँ। तब अगर मैं किसी को अपना झूठा पानी पिला दूं तो उसके जिस्म में जहर का असर दाखिल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वो मरता नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए बेहोश जरूर हो जाता है। मैंने उन डाकुओं के साथ भी ऐसा ही किया था। जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें अपनी झूठी शराब पिलाऊं, तो अचानक मुझे ख्याल आ गया कि क्यों ना मैं इन्हें अपने जहर से बेहोश कर दूं। चुनाचे मैंने जब शराब के गिलास को अपने मुंह से लगाया तो जाहिर ये किया जैसे मैं शराब पी रही हूं, मगर मैंने शराब का एक कतरा भी नहीं पिया, बल्कि अपनी जबान पर लाया हुआ जहर शराब में दाखिल कर दिया। उसके बाद एक एक करके सारे डाकू बेहोश हो गए।
मैं बड़ी हैरानी और ताज्जुब के साथ कावेरी की बातें सुन रहा था। इस किस्म की बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनी थीं। इस किस्म की औरत भी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। किसी वक्त मुझे महसूस होता कि मैं अलिफ लैला की दुनिया में निकल आया हूँ और मेरे साथ वही कुछ हो रहा है जो पुरानी दास्तानों में सफर पर निकले हुए मुसाफिरों और शहजादों के साथ हुआ करता था। हमने शेर होकर जंगली फल खाया, नदी पर जाकर मुंह हाथ धोया, पानी पिया। इस दौरान हमारे घोड़े भी घास वगैरह खाकर और पानी पीकर ताज़ा दम हो चुके थे। कावेरी ने अपने सर के बाल भी नदी में धोए। उन्हें उसी तरह निचोड़कर उसने सर के पीछे जूड़ा बना लिया। कहने लगी, मेरी साड़ी मैली हो गई है मगर मेरे पास कोई दूसरी साड़ी नहीं। अचानक वो बातें करते करते रुक गई। उसने अपना चेहरा उस तरफ फेर लिया जिस तरफ से हम चल कर आए थे। एक दो लंबे लंबे सांस लेने के बाद वो परेशान सी होकर बोली, मुझे मेरे दुश्मन सांप की बू आ रही है। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। लगता है उसने मेरी बू का सुराग लगा लिया है, मगर अभी वो मुझसे काफी दूर है। हमें इतनी देर में यहाँ से जितनी दूर निकल सकते हैं निकल जाना चाहिए। हम घोड़ों पर सवार हो गए और घोड़ों को नदी के साथ साथ जंगल के रास्ते पर डाल दिया। कावेरी के इस इंकशाफ से कि उसके दुश्मन सांप ने उसके जिस्म की बू पा ली है और वो उसके ताक़ुब में चला आ रहा है, मुझे भी परेशान कर दिया था। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं भी कावेरी के साथ ही ना मारा जाऊं। मुझे अभी मरना नहीं था, जिंदा रहना था और अपनी बीवी जमीला को इस झंझट से निकालकर पाकिस्तान ले जाना था। नदी के किनारे पर दरख्त नहीं थे। कावेरी घोड़े को तेज दौड़ा रही थी। मेरा घोड़ा भी उसके पीछे पीछे तेज दौड़ने लगा था। कावेरी वाकई दुश्मन सांप की बू सूंघ कर घबरा गई थी। जितना तेज वो घोड़े को दौड़ा रही थी, उतना तेज उसने सारा रास्ता घोड़े को नहीं दौड़ाया था। काफी आगे जाकर नदी जंगल में बाएं तरफ घूम गई। यहाँ कावेरी ने नदी का किनारा छोड़ दिया और एक पहाड़ी की तरफ रवाना हो गई। गुंजान दरख्त दूर दूर हो गए थे। जमीन ऐसी थी कि कहीं ऊंची हो जाती और कहीं नशेब आ जाता। सारी जमीन जंगली झाड़ियों से भरी हुई थी। उस वक्त आसमान पर बादल आना शुरू हो गए थे। सूरज के आगे बादलों का कोई टुकड़ा आ जाता तो धूप गायब हो जाती और हर तरफ साया सा छा जाता। हम पहाड़ी के साथ साथ जा रहे थे। कावेरी ने घोड़े को पहाड़ी पर डाल दिया। पहाड़ी की ढलान पर घोड़े कदम कदम चलने लगे। मैंने कावेरी को आवाज देकर कहा, इस पहाड़ी की दूसरी तरफ क्या है? उसने बुलंद आवाज में जवाब दिया, तुम खामोशी से मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। पहाड़ी की चढ़ाई पर जगह जगह पत्थर और झाड़ियां थीं। घोड़े उनके दरमियान बड़े संभल संभल कर चढ़ाई चढ़ रहे थे। हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। कावेरी ने अपने घोड़े को पहाड़ी की दूसरी तरफ नशेब में डाल दिया। पहाड़ी की उतराई उतरना ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। उतराई इतनी सीधी नहीं थी, मगर इतनी आसान भी नहीं थी। हम पहाड़ी पर से उतर आए। आगे एक खाई थी। कावेरी ने खाई में घोड़े को डाल दिया और मेरी तरफ घूमकर कहा, होशियार रहना, थोड़ी देर में संथावली मुठ के जंगल की सरहद शुरू होने वाली है। मैं सिर्फ इस तरह होशियार रह सकता था कि संथावली मुठ के जंगल की सरहद में दाखिल होते ही अपनी टांगें ऊपर कर लूं, ताकि मुठ के जहरीले पहरेदार सांपों से महफूज रह सकूं। लेकिन सांप घोड़ों को भी डस सकते थे। मैंने पांव ऊपर तो नहीं किए थे, लेकिन घोड़े पर बैठा झाड़ियों में दोनों जानिब नजर रखे हुए था। लेकिन सांप आखिर सांप होता है। और फिर कावेरी ने बताया था कि संथावली मुठ के मुहाफिज सांप जमीन से ऊपर को उड़कर हमला करते हैं और दरख्तों पर से भी हमला आवर होते हैं। मेरी किस्मत ने मुझे ऐसे हालात में फंसा दिया था जिनका मुझे पहले कोई तजर्बा नहीं था। आसमान को बादलों ने ढांप लिया और धूप के गायब होने से दिन की रोशनी कम हो गई थी। कावेरी को दोहरा खतरा था। एक तो उसके पीछे उसका दुश्मन सांप लगा था, दूसरे संथावली मुठ के मुहाफिज सांपों का खतरा था। लेकिन मैंने देखा कि वो वाकई बड़ी दलेर लड़की थी। घोड़े पर बैठी उसकी बागें थामे एक महारानी की तरह लग रही थी। हम पहाड़ी के दामन में आ गए। यहाँ एक जगह स्याह रंग का खेत था। कावेरी ने घोड़े को रोक लिया और बोली, ये बड़ी खतरनाक दलदल है, घोड़े को मेरे पीछे रखना। दलदलें मैंने मशरकी पाकिस्तान के जंगल में भी देखी थीं, मगर इतनी स्याह दलदल मैं पहली बार देख रहा था। दलदल में से बुखारात उठ रहे थे और वो गैर महसूस तौर पर ऊपर नीचे हो रही थी। मेरे खुदा, कुदरत के राज कुदरत को ही मालूम है।
इन भयानक दलदलों का क्या फायदा है, ये सिर्फ कुदरत ही जानती थी। दलदल से आगे बांस के झुंड शुरू हो गए। उसके बाद एक नदी आ गई। हमने घोड़े नदी में डाल दिए। नदी के दूसरे किनारे पर ले जाकर कावेरी ने घोड़े पर बैठे बैठे पीछे मुड़कर देखा। फिर दो तीन लंबे लंबे सांस लिए। मैं समझ गया कि वो दुश्मन सांप की बू सूंघने की कोशिश कर रही है। मेरी तरफ देखकर बोली, दुश्मन सांप की बू गायब हो गई है। मैंने कहा, चलो एक दुश्मन से तो जान छूटी। वो कहने लगी, ये दुश्मन सांप मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। वो या मुझे मारेगा या खुद मर जाएगा। ये उसकी एक चाल है। कुदरत ने इन सांपों को बड़ी अकल दी है। वो मुझे धोखे में डालकर जंगल में 3-4 मील दूसरी जानिब हट गया है और मुमकिन है आगे से आकर हमला कर दे। अगर वो आगे से आ गया तो मुझे उसकी बू नहीं आ सकेगी, क्योंकि जंगल में हवा पीछे से आगे की तरफ चल रही है। मैं खुद भी इस बक बक से तंग आ गया था, मगर मैं मजबूर था। मैंने किसी कदर बेजारी से कहा, तो फिर मेरा ख्याल है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। कावेरी ने मेरी तरफ घूर कर देखा। क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो? हम भागकर कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपनी बीवी को लिए बगैर यहाँ से भागना चाहते हो? मैं औरत होकर नहीं घबरा रही, तुम मर्द होकर डर रहे हो। मैंने फौरन माजरत का लहजा इख्तियार किया। नहीं नहीं कावेरी, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, हम यहाँ से किसी दूसरी तरफ निकल जाते हैं। कावेरी ने कोई जवाब नहीं दिया और घोड़ा आगे की तरफ चला दिया। मुझे अपने रवैये पर बड़ी नदामत महसूस हो रही थी। दिन ढलना शुरू हो गया था। बांस का जंगल खत्म हुआ तो कावेरी रुक गई। सामने कुछ फासले पर ऊंचे ऊंचे नारियल, ताड़ और देवदार के दरख्तों के थे और एक दूसरे में गडमड हो रहे थे। कावेरी उन दरख्तों की तरफ देख रही थी। कहने लगी, वहां से संथावली मुठ की सरहद शुरू होती है। मैंने उन दरख्तों को देखते हुए कहा, क्या संथावली मुठ उन दरख्तों के अंदर है? वो बोली, हाँ। वो घोड़े की पीठ पर बिल्कुल साकित होकर बैठी थी। उसकी नजरें संथावली मुठ के दरख्तों के झुंड पर लगी हुई थी, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं थे। कहने लगी, हम एक खुफिया रास्ते से संथावली मुठ में दाखिल होंगे। क्या ये खुफिया रास्ता पहरेदार सांपों से महफूज होगा? किसी हद तक महफूज होगा, लेकिन हमें चौकस रहना पड़ेगा। चलो आओ। और हमने घोड़ों को दूर नजर आने वाले दरख्तों के झुंडों की तरफ बढ़ा दिया। आप जरूर सोचते होंगे कि मैं कैसी नाकाबिले यकीन किस्म की दास्तान सुना रहा हूं, मगर यकीन करें, इंडिया के जंगलों में इससे भी ज्यादा नाकाबिले यकीन वाकयात उन नाग मंदिरों में वकू पजीर होते हैं। बाद में तजर्बात ने साबित कर दिया कि जो कुछ मेरे साथ पेश आया वो आने वाले हैरान कुन वाकयात के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। मैं किसी तलिस्मी हीरे, किसी खुफिया खजाने की तलाश में ये मुसीबतें नहीं उठा रहा था। मैं तो सिर्फ अपनी बीवी को वापस लाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाकर इस मौत के सफर पर निकला हुआ था। संतावली मुठ की सरहदी दरख्तों के झुंड करीब आ गए थे। यहाँ जंगली लोगों की भी आबादी कहीं नजर नहीं आती थी। हम एक पगडंडी पर चले जा रहे थे। बादल गहरे हो गए थे। मालूम होता था कि किसी वक्त भी बारिश शुरू हो जाएगी। ये पगडंडी दरख्तों के झुंडों में दाखिल हुई तो अचानक एक जबरदस्त फुनकार की आवाज आई। मैं समझ गया कि सांप आ गए हैं। फुनकार की आवाज पर घोड़े डर कर पीछे हट गए। कावेरी मेरे करीब आ गई थी। उसने घोड़े की बाग को खींच लिया। मेरा घोड़ा थर थर कांप रहा था। सामने पगडंडी के ऐन दरमियान एक सुर्ख और सब्ज रंग का बहुत बड़ा सांप जमीन से 5 फुट ऊपर उठकर फन फैलाए खड़ा था। कावरी उसे घूर कर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर वो डर कर बार बार पांव ऊपर उठा रहा था। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकालकर सांप के सर का निशाना लिया और फायर कर दिया। चूंकि रिवॉल्वर के आगे साइलेंसर चढ़ा हुआ था, इसलिए धमाके की आवाज नहीं आई, मगर फायर की आवाज जरूर सुनाई दी। मेरा निशाना कमांडो ट्रेनिंग के दौरान में सबसे अच्छा होता था। रिवॉल्वर से निकली हुई गोली ने सांप के सर के परखच्चे उड़ा दिए। कावेरी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। ये पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? मैंने कहा, मैंने तुम्हें बताया नहीं था? रानी की मड़ी में एक बेहोश डाकू के पास पड़ा था, मैंने उठा लिया। इस वक्त ये रिवॉल्वर बड़े काम आया है। कावेरी बोली, हाँ वाकई तुम ठीक कहते हो, वरना ये बड़ा सांप हम में से किसी को जिंदा ना छोड़ता। मैंने उससे पूछा कि क्या ये वही दुश्मन सांप था जो उसके पीछे लगा हुआ था? कहने लगी, नहीं, जो सांप मेरा ताकुब कर रहा है उसका रंग स्याह है और उसकी गर्दन पर सुर्ख धारियां हैं।
तुम भी याद रखना, अगर तुम्हें ऐसा सांप नजर पड़े तो उसे उसी तरह फौरन हलाक कर देना जिस तरह तुमने इस सांप को मारा। ये संथावली मुठ का बड़ा मुहाफिज सांप था। वो दरख्तों का जायजा लेते हुए बोली, हमें दूसरी तरफ से इस जंगल में दाखिल होना चाहिए था, इस तरफ आ जाओ। हम घोड़ों पर ही बैठे हुए थे, हमने घोड़े दूसरी तरफ बढ़ा दिए। अब हम जंगल के अंदर जाने के बजाय जंगल के किनारे किनारे जो दरख्त थे उनके करीब से होकर जनूब की तरफ जा रहे थे। मैंने कावेरी से पूछा कि जिस खुफिया रास्ते का उसने जिक्र किया था वो कहाँ है। कहने लगी, मुश्किल ये है कि वो जंगल के अंदर जाकर है। और संथावली का मुठ कहाँ है? मुझे तो यहाँ सिवाय दरख्तों के और कुछ दिखाई नहीं देता। उसने कहा, इस जंगल के वस्त में एक पत्थर की चारदीवारी है। संथावली मुठ उस चारदीवारी के अंदर बनाया गया है। मैंने सवाल किया, उस मुठ में क्या होता है? वो एक लम्हा खामोश रहने के बाद बोली, वहाँ जो कुछ होता है वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वहाँ ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि तुम सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पोथी को बंद ही रहने दो। मैंने फिक्रमंद लहजे में पूछा, मेरी बीवी के साथ तो कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा यहाँ? कावेरी ने कहा, वो इसलिए बची हुई है कि उसे पुजारी देवगिरी ने अपने लिए पसंद कर लिया है और यहाँ उसे नाग अत्सु से पहले खास रस्म अदा करने के लिए भेजा है। वो खास रस्म क्या हो सकती है? मैंने झिझकते हुए पूछा। कावेरी कहने लगी, मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी बीवी जमीला यहाँ जिंदा हालत में है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाएं। मैं दिल में खुदा से दुआएं मांगने लगा कि वो नॉर्मल हालत में हो। इतना मुझे कावेरी ने पहले ही बता दिया था कि नाग देवी के मंदिर में जब पुजारी देवगिरी उसे लाया था तो उसके जिस्म पर सांप को फिरा दिया जाता था ताकि सांप उसके जिस्म की बू अपने अंदर जज़ब कर ले, और अगर जमीला फरार हो जाए तो सांप उसकी बू लेता हुआ उसके पीछे निकल पड़े और मौका पाकर उसे डस कर हलाक कर दे। मैंने सोच लिया था कि मैं जमीला को लेकर जैसा भी होगा सरहद पार करके पाकिस्तान चला जाऊंगा। वहां अव्वल तो भारत का सांप नहीं आ सकेगा और अगर आ भी गया तो मैं उसे मार डालूंगा और यूं ये किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन जमीला को नाग अत्सु के वास्ते जिस किसी खास तपस्या और रसूमात में से गुजारा जा रहा था उसके बारे में मैं अंदर ही अंदर परेशान था। कावेरी की मिसाल मेरे सामने थी। इस लड़की के अंदर सांपों के माहौल में रहने और सांप के जिस्म पर सारी रात रेंगने की वजह से जहर पैदा हो गया था, और वो अपनी मर्जी से ये जहर अपनी जबान की नोक पर लाकर दूसरे को हलाक कर सकती थी। ये सांप ही की एक सिफ्त थी जो इसमें पैदा हो गई थी। अगर ऐसी ही कोई चीज मेरी बीवी जमीला में पैदा हो गई तो ये आगे चलकर मेरे लिए मजीद परेशानियां पैदा कर सकती थी। अजीब अजीब किस्म के ख्यालात और खदशात मेरे जहन में पैदा हो रहे थे। उनमें कुछ तोहमात भी थे और कुछ हकीकतें भी थीं जिनका मुजाहरा मैं अपनी आंखों के सामने देख चुका था। एक जगह तंग सी घाटी जंगल के अंदर को जाती थी। कावेरी वहां रुक गई। उसने घोड़े पर बैठे बैठे बारी बारी अपने चारों तरफ मुंह करके गहरे सांस लिए। वो अपने दुश्मन सांप की बू का सुराग लगा रही थी। मैंने भी घोड़ा रोक लिया था। कहने लगी, दुश्मन सांप को जितना मैं चालाक समझ रही थी वो इससे ज्यादा चालाक है। किसी वक्त उसकी हल्की सी बू आती है और फिर गायब हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने पूछा। कावेरी ने कहा, इसका मतलब यह है कि दुश्मन सांप ने मुझे तलाश कर लिया है। उसे यह भी मालूम है कि मुझे भी उसकी बू आ जाएगी, चुनाचे वो मुझे धोखे में मारना चाहता है। मुझे यकीन है कि उसने किसी तालाब या नदी के जोहड़ में इस तरह अपने आप को छुपा लिया है कि सिर्फ उसकी गर्दन पानी की सतह से बाहर है, जिसकी वजह से सांप की पूरी बू मुझे नहीं आ रही। लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया है कि वो मुझसे ज्यादा फासले पर नहीं। तो फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर दुश्मन सांप ने हमें गाफिल पाकर हमला कर दिया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। कावेरी ने कहा, एक ही तरकीब मेरे जहन में आती है और वो तरकीब यह है कि मैं अपना घोड़ा यहाँ किसी दरख्त से बांध देती हूँ और तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठकर आगे चलती हूँ। इससे क्या होगा? मेरे इस सवाल पर कावेरी ने कहा, जिस घोड़े पर मैं सवारी करती आ रही हूँ, जिसकी पीठ पर मैं इतनी देर से बैठी रही हूँ, उस घोड़े की बदन में मेरे जिस्म की बू रच बस गई है। ये बू उस घोड़े के बदन से कम आधे घंटे तक निकलेगी। इस तरह दुश्मन सांप अगर यहाँ आ भी गया तो उसे घोड़ा ही मिलेगा, मैं नहीं मिलूंगी।
जितनी देर में दुश्मन सांप को यहाँ आकर मेरी बू का सुराग मिलेगा, उतनी देर में हम संथावली मुठ वाली खुफिया गार में दाखिल हो चुके होंगे और गार के अंदर से मेरे जिस्म की बू बहुत हल्की होकर बाहर निकलेगी। सांप इतनी आसानी से मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। इसके साथ ही कावेरी घोड़े पर से उतर पड़ी। उसने घोड़े को एक दरख्त से बांध दिया और मेरे घोड़े पर मेरे आगे बैठ गई। उसने घोड़े की बागें थाम ली, उसे आहिस्ता से एड़ लगाई और घोड़ा घाटी में उतर गया। घाटी में झाड़ झंकाड़ उगा हुआ था, उसके दोनों किनारे ऊंचे थे। हमारा घोड़ा झाड़ियों में चलता जा रहा था। काफी आगे जाकर घाटी खत्म हो गई और हम हमवार जमीन पर आ गए, जहां दरख्त एक दूसरे में फंसे हुए थे। यहाँ घोड़ा बिल्कुल नहीं गुजर सकता था। कावेरी ने कहा, हमें ये घोड़ा भी यहीं छोड़ना होगा। हम घोड़े से उतर पड़े। कावेरी ने घोड़े को बांधने के बजाय खुला छोड़ दिया और हम दरख्तों के दरमियान उगी हुई झाड़ियों और ऊंची घास में हाथों से रास्ता बनाते आगे चलने लगे। कावेरी कहने लगी, ये इलाका संथावली मुठ की चार दीवारी से दूर है। इस तरफ मुठ के मुहाफिज सांप नहीं आते, इसलिए हम बेफिक्र होकर चल सकते हैं। झाड़ियों में रास्ता बनाते और रुक रुक कर चलते आखिर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दरख्तों का घनापन किसी हद तक छुट गया था और काले स्याह रंगत की हैबतनाक चट्टानें जमीन से निकलकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी। कावेरी यहाँ दो कदम आगे जाकर जरा झुककर चट्टानों को गौर से देखने लगी। मैं थक कर वहीं बैठ गया। मुझे प्यास लग रही थी, मगर मैं खामोश था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वहां पानी कहीं भी नहीं। कावेरी एक स्याह चट्टान के पीछे चली गई। थोड़ी देर के लिए वो मेरी नजरों से ओझल हो गई, फिर वापस निकल कर आई और मुझे इशारे से बुलाया। मैं उठकर उसके पास गया तो वो बोली, मुझे खुफिया गार मिल गया है। ये गार काफी लंबा है। तुम उसमें से गुजरते हुए घबराओगे तो नहीं? क्योंकि गार में जाले भी लटक रहे होंगे, कीड़े मकोड़े भी होंगे और अंधेरा भी होगा। मैंने कहा, कावेरी, अगर तुम औरत होकर उस अंधेरे गार में से गुजर सकती हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आ जाओ। गार का दहाना चट्टान की दूसरी तरफ था, जिसको जंगली झाड़ियों की बड़े बड़े पत्तों वाली शाखों ने ढांप रखा था। कावेरी ने झाड़ियों को परे हटाया तो मुझे एक अंधेरा शिगाफ नजर आया। कावेरी उस अंधेरे शिगाफ में दाखिल हो गई। मैं भी अल्लाह का नाम लेकर उसके पीछे शिगाफ में दाखिल हो गया। गार में घुप अंधेरा था और अजीब नागवार सी बू फैली हुई थी। लगता था कि कावेरी इस गार में पहले भी आ चुकी है। वो मेरे आगे थी। कहने लगी, डर तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। गार की छत ऊंची ही होगी क्योंकि हमारे सर उसके साथ नहीं लग रहे थे। जाले जरूर मुंह के आगे आते, जिनको मैं हाथों से परे हटा देता। जमीन पर बजरी सी बिछी हुई थी। मैंने दोनों बाजू फैलाए तो एक तरफ मेरा हाथ दीवार से लग गया, दूसरी तरफ हाथ दीवार से नहीं लगा। मैं दीवार पर हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता चल रहा था। एक दो बार मैं कावेरी से टकरा गया तो उसने कहा कि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं, गार में कोई गड़ा वगैरह नहीं। मैं यहाँ से दो तीन बार गुजर चुकी हूँ। मैंने जोगर बूट पहन रखे थे, मुझे कीड़े मकोड़ों का ज्यादा डर नहीं था। खतरा था तो सिर्फ ये कि किसी तरफ से कोई सांप ना निकल आए। जब मैंने कावेरी से इस खतरे का जिक्र किया तो वो बोली, इस गार में सांप नहीं होते। इसकी वजह यहाँ से निकलने वाली जमीन की कड़वी बू है। सांप इस बू से घबराते हैं। मैंने कहा, फिर तो तुम्हारा दुश्मन काला सांप भी इस गार में नहीं आएगा। वो बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए मैंने सोच रखा है कि हम इस गार के दूसरे मुंह के पास जाकर अपना ठिकाना बनाएंगे। क्या मतलब तुम्हारा? यानी इस गार में रहना पड़ेगा? मैंने मायूसी के अंदाज में पूछा। कावेरी ने कहा, तो और क्या? तुम्हारा ख्याल है कि हम सीधे संथावली मुठ में जाएंगे और तुम्हारी बीवी बिल्कुल तन्हा बैठी होगी और हम उसे लेकर वापस चले जाएंगे? तुम्हारी बीवी ना सिर्फ मुहाफिज सांपों बल्कि मुठ के हट्टे कट्टे पुजारियों के पहरे में होगी। उसे यहाँ से निकालने के लिए मुझे बड़ी अकल और किसी तरतीब से काम लेना पड़ेगा। मैंने यही सोच लिया था कि रिवॉल्वर मेरे पास है। उसमें अभी 11-12 गोलियां थीं। कोई सूरत नजर ना आई तो मैं फायरिंग करके 6-7 पुजारियों को ढेर कर दूंगा और जमीला को लेकर निकल जाऊंगा। 6-7 पुजारियों की लाशें गिरें तो बाकी सब भाग जाएंगे। डर सिर्फ उन जहरीले सांपों का था जो बकौल कावेरी के मेरी बीवी की निगरानी कर रहे थे। क्योंकि इस जगह में मेरी बीवी नाग पूजा करने वालों की खास रस्म के मरहले में से गुजर रही थी, लेकिन मेरी बीवी की मोहब्बत
और उसे इन शैतानों के जहन्नुम से निकाल ले जाने का जज्बा इस कदर ताकतवर था कि मुझे सांपों की भी ज्यादा परवाह नहीं थी। ये ख्याल जरूर था कि कहीं कोई सांप जमीला को न डस ले। हम गार के अंदर घुप अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम उठाते, एक दूसरे के पीछे बातें करते चले जा रहे थे। अंधेरा इतना स्याह था कि ना कावेरी मुझे नजर आ रही थी और ना मैं उसे नजर आ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद कावेरी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया और कहा, इस तरह तुम्हें चलने में आसानी रहेगी। गार शैतान की आंत की तरह लंबी होती जा रही थी, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे सांस लेने में भी इस तरह दुश्वारी पेश आ रही थी कि खींच खींच कर सांस लेना पड़ता था। इसकी वजह यही हो सकती थी कि गार की फिजा इंतहाई बोझल और मरतूब थी। आखिर खुदा खुदा करके मुझे दूर रोशनी का एक नुक्ता दिखाई दिया। मैंने कावेरी से कहा कि शायद गार का दूसरा सिरा आ गया है। रोशनी का नुक्ता उसने भी देख लिया था। हाँ, हम गार के दूसरे सिरे पर पहुंचने वाले हैं। रोशनी का नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया। फिर मुझे कावेरी का सर और उसके बदन का खाका अंधेरे में उभरता दिखाई दिया। फिजा में भी ताज़ा हवा शामिल होने लगी थी। हम गार के दूसरे सिरे पर पहुंच गए। कावेरी के कंधे से मैंने हाथ उठा लिया। गार का दहाना ज्यादा फराख नहीं था। यहाँ भी गार के मुंह को आधे के करीब जंगली झाड़ियों ने ढांप रखा था। दिन काफी ढल चुका था और बादलों की वजह से बाहर ज्यादा रोशनी थी। कावेरी गार के दहाने के करीब ही बैठ गई। मैं भी बैठ गया। वो बाहर देखते हुए कहने लगी, हमें जंगल में शाम का अंधेरा फैल जाने का इंतजार करना होगा। मैंने कहा, क्या तुम अकेली जाओगी? वो बोली, तो क्या तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी? तुम तो बड़ी आसानी से किसी सांप का शिकार बन जाओगे। मुझे तो मुहाफिज सांपों की बू खबरदार कर देगी। मैं मजीद सवाल करने लगा तो कावेरी ने कहा, तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं। जब मैं जाऊं तो तुम खामोशी से यहाँ बैठे रहना। इस तरफ कोई मुहाफिज सांप नहीं आएगा। हाँ, गार से बाहर निकले तो जरूर कोई ना कोई सांप तुम्हें डस लेगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे कहने पर पूरा अमल करूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि संथावली का मुठ यहाँ से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। बीच में रावण का मरघट आता है। उसके आगे संथावली मुठ की चारदीवारी शुरू हो जाती है। मेरी बीवी यहीं होगी ना? मैंने बड़े जज्बाती लहजे में पूछा। वो बोली, तुम फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारी बीवी यहीं है। मैं उसका पूरा पता लगा कर आऊंगी कि नाग अतसु के लिए उसे नाग के पुजारियों ने कहाँ रखा है। मैंने उससे रावण के मरघट के बारे में पूछा कि क्या रावण राजा को उसी मरघट में जलाया गया था। वो कहने लगी, नहीं, रावण तो लंका का राजा था। वो सीता मैया को उठाकर ले गया था। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार दिया था और सीता मैया को छुड़ा कर ले आए थे। इस जगह किसी जमाने में लोग रावण का पुतला बनाकर जलाया करते थे। इस वजह से इसका नाम रावण का मरघट पड़ गया। रावण के पुतले को चबूतरे पर लिटाकर उसकी चिता बनाई जाती थी। इसी तरह बातें करते करते बाहर अंधेरा होने लगा।